नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। कल हमने मौर्य पूरा कंप्लीट कर लिया था, शुरू से मौर्य तक हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज हमें मौर्योत्तर बिहार करना है एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यू में। एंशिएंट हिस्ट्री से और मॉडर्न हिस्ट्री से, इनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीपीएससी में। तो एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से करके जाना, 10 से 15 क्वेश्चन इससे टकराते हैं और कुछ ही क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। इसलिए कल का जो वीडियो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जाके आप लोग देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और मौर्योत्तर बिहार भी देख लेना। ओके, आज हम लोग मौर्योत्तर बिहार में यहाँ से लेकर और मध्यकालीन बिहार जहाँ शुरू होगा वहाँ तक ख़त्म करेंगे। ओके, तो वहाँ तक कंप्लीट करते हैं और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं दो सेक्शंस आपके एंशिएंट हिस्ट्री में बनते हैं। इसको ज़रूर ध्यान से करना। और इसके अलावा करंट अफेयर वगैरह के सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं ऑलरेडी चैनल पर। 68 बीपीएससी के जो लोग मुझे मैसेज करते हैं या बोलते हैं कॉल पर बात करनी है वगैरह वगैरह, तो अभी आप लोगों का मैं कैसे सुनूं। 67 का प्री होने दो, उसके बाद हम लोग 68 के लिए जल्द से जल्द शुरू कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं कि मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था। तो शुंग वंश का स्थापन हुआ था। और ये किस तरह के थे, तो ये ब्राह्मण वंश भी कहलाता है, ब्राह्मण वंश। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था पुष्यमित्र। किस शुंग शासक ने पाटलिपुत्र में स्थित कुक्कुटराम विहार को 3 बार नष्ट करने का प्रयत्न किया था? ये था पुष्यमित्र शुंग। अगला है कि पाटलिपुत्र पर यमन डेमेट्रियस का आक्रमण किस वंश के समय के हुआ था? तो ये शुंग वंश के समय में ही हुआ था। पाटलिपुत्र पर डेमेट्रियस का आक्रमण कब हुआ था? तो ये हुआ था 185 ईसा पूर्व में। अगला है, मगध में प्रथम ब्राह्मण राज स्थापित किया था? तो पुष्यमित्रों ने ही स्थापित किया था। शुंग वंश के पतन के बाद मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? तो ये कण्व वंश का शासन स्थापित हुआ था। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो कण्व वंश के संस्थापक वसुदेव थे। और इस बुक में जहाँ पर गलतियाँ होती है, मैं बहुत सुधार करके इसे पढ़ाता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ गलतियाँ रह जाती है तो आप लोग कमेंट बोलते गलत पढ़ा रहे हो। मैं नहीं गलत पढ़ा रहा हूँ, बुक में गलतियाँ दी हुई है, बहुत सारी गलतियाँ होती हैं इम्तियाज़ अहमद की बुक में। इसलिए ध्यानपूर्वक करना, कहीं पर कुछ गलत दिखे तो कमेंट में बताना, मैं उसको सही कर दूँगा। ओके, कण्व वंश की सत्ता समाप्त की थी किसने? तो आंध्र सातवाहनों ने समाप्त की थी। कण्व वंश के उपरांत पाटलिपुत्र पर कुछ समय के लिए किस वंश के राजाओं ने शासन किया था? तो ये मित्र वंश लिखा हुआ है, मित्र वंश। शुंग काल के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? ये बिहार के बोधगया से प्राप्त हुए हैं। कनिष्क ने पाटलिपुत्र को किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? तो अश्वघोष को पाटलिपुत्र से अपने दरबार में ले गया था कनिष्क। कनिष्क का दूसरी राजधानी कहाँ थी? मथुरा। और पहली राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, पेशावर जिसको कहा जाता है। कनिष्क ने पाटलिपुत्र राजा को बुरी तरह परास्त करने के बाद हरजाने के रूप में अश्वघोष और बुद्ध का भिक्षापात्र और एक अद्भुत मुर्गा यहाँ से ले गया था। मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले कौन आते हैं? हर्यक आते हैं, फिर शिशुनाग, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर शुंग वंश, फिर कण्व वंश। शुंग वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। कण्व वंश की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र ही थी। कलिंग शासक खारवेल ने मगध पर कब आक्रमण किया? तो पहली शताब्दी ईसा पूर्व के अंत में किया था। कलिंग नरेश खारवेल ने कहाँ से कीमती उपहार प्राप्त किया था? तो इसका आंसर हो जाए ए, अंग एवं मगध के इलाकों से। कुषाण साम्राज्य के पतन के उपरांत संभवतः मगध पर शासन रहा किसका? लिच्छवियों का रहा था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह आक्रमण हुआ था पुष्यमित्र शुंग के समय में। सुप्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष को प्रश्रय देने वाला शासक कौन था? यह था कनिष्क। गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। गुप्तकालीन बिहार यहाँ शुरू हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मौर्य गुप्त तो बिहार के जो बीपीएससी है उसमें हर साल ही पूछे जाते हैं इससे क्वेश्चन। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में ही हुआ था। चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष क्या था? तो यह था 320 ईस्वी। किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? इसका चंद्रगुप्त प्रथम नाम था। इसी का पुत्र कौन होगा? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त क्या धारण करेगा? लिच्छवी दौहित्र। यहाँ पर देखो अगला क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दौहित्र कहा? तो ये समुद्रगुप्त था, जिसने बोला कि लिच्छवी दौहित्र हूँ मैं। बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। गुप्त साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र ही थी। किस शासक ने श्रीलंका के राजा मेघवर्मन से गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो ये मांगी थी समुद्रगुप्त से मांगी थी राजा मेघवर्मन ने।
नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना का युग कौन सा है? यह है गुप्तों का युग है। कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी। संस्थापक कौन था? तो कुमार गुप्त था नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक। बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई थी गुप्त काल में। चीनी यात्री फाहियांग कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? 1 साल, 3 साल दिया हुआ है, 3 साल। फाहियांग चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत आया था। आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? इसका आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले से प्राप्त हुई है? ये शाहबाद जिले से प्राप्त हुई है। बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। कहाँ से? सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनी को चित्र हैं। यह किस काल के हैं? तो ये गुप्त काल की है। राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ था? तो ये गुप्त काल में ही हुआ था। तीरभुक्ति आधुनिक दरभंगा का राज्यपाल कौन था? तो ये था गोविंद चंद्र गुप्त। क्या नाम था उसका? तीरभुक्ति नाम था। बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र कौन सा है? तो नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विख्यात था? तो ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए विख्यात था। बौद्धों में भी कौन सा? महायान दर्शन की पढ़ाई होती थी। नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालय में फाहियान किसके शासनकाल के दौरान आया था? तो फाहियान आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में। और ह्वेनसांग कब किसके समय में आया था? अशोक हर्ष के समय में आया है ह्वेनसांग। किसने यह वर्णन किया है कि मध्य भारत के सभी देशों मगध देश में सर्वाधिक नगर थे, धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए, यहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन दवाएं दी जाती थी? तो ये चर्चा किया है फाहियान ने। गुप्त संवत का आरंभ कब से होता है? 320 ईस्वी से। निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने की थी, शकों को पराजित करके। प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? तो इसको लिखा हरिसेन ने। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए थे? ये समुद्रगुप्त था जिसने दक्षिण भारत में सफल अभियान किया था सैन्य। प्रयाग प्रशस्ति में किस सम्राट के विजय अभियान की चर्चा है? तो समुद्रगुप्त के विजय अभियान की चर्चा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे? इसका पतन का कारण था हुनों का आक्रमण, उसके बाद प्रशासन का सामंती स्वरूप, और फिर कमजोर शासक। इसका आंसर तीनों ही हो जाएगा, 1, 2, 3। आर्थिक संकट भी था। चारों ये होता तो चारों को मारते हम ऑप्शन में, 1, 2, 3, 4, 4 के 4 मारते सही। कमजोर शासक से ज़्यादा मेन था रीजन आर्थिक संकट। मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? ये नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इसमें योगदान करने वाले विद्वान कौन कौन हैं? तो बारहमीर क्या बोलते हैं उसको, वारामीर ज्योतिष शास्त्र हो गए, एस्ट्रोलॉजी। आर्यभट्ट गणित हो गए, और गणित और खगोल है मुख्य रूप से। ब्रह्मगुप्त हो गए गणित। पाणिनि इस समय के नहीं है, तो 1, 2, 3 हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। मगध के परवर्ती गुप्त शासक है। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो ये कृष्णगुप्त था। मगध के किस परवर्ती शासक ने मौखरी शासक को पराजित किया था? कुमारगुप्त तृतीय ने। मौखरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो दामोदर गुप्त को परास्त कर दिया था। हर्षवर्धन ने किसे मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो माधव गुप्त को बनाया था हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन के मृत्यु के उपरांत बिहार के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था किसने किया था? तो ये किया था आदित्य सेन ने। अगला है कि मगध के किस परवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? आदित्य सेन ने। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? सबसे अंतिम शासक पूछा है। इनका नाम क्या था? इनका नाम था जीवित गुप्त द्वितीय। अगला है मगध के किस परवर्ती शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो ये कृष्णगुप्त था, जिसको असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। मगध के परवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित करना है। हर्षगुप्त, कुमारगुप्त, जीवित गुप्त, आदित्य गुप्त, और इनकी उपाधियों को सुमेलित करना है। सी आंसर दिया हुआ है, यानी कि 1 का 2। हर्षगुप्त का वीर योद्धा था उपाधि, कुमारगुप्त का महाराजा धीराज का उपाधि था, जीवित गुप्त का उपाधि था राजाओं में सिरमौर, और आदित्य सेन का उपाधि था परम भट्टारक का। सी आंसर हो जाएगा। मगध के किस परवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा जाता है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो ये जीवित गुप्त के बारे में कहा जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था? आदित्य सेन था प्रथम शासक, आदित्य सेन।
मगध के किस परवर्ती सम्राट के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग ह्वेनसांग भारत की यात्रा की थी? तो ये आदित्य सेन था। मगध के परवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? इनका सही क्रम देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर दिया हुआ है बी, यानी कि कृष्णगुप्त, हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। मत याद रखना, इतने गुप्त याद रखने जो तो हो गया। फिर गुप्तोत्तर युग और बिहार, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मौर्य के बाद मौर्योत्तर इंपॉर्टेंट है, वैसे गुप्त के बाद का युग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? तो ये 673 ईसा पूर्व ईस्वी में आया था। ईस्वी में। हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो उस समय तो नालंदा विश्वविद्यालय था। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इसने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 तक 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ह्वेनसांग ने पाटलिपुत्र यात्रा किस वर्ष में की है? तो सन 635 में की है। बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो ये शशांक था। ये बंगाल का शासक था, गौर वंशीय शासक था। पालकालीन बिहार, पाल वंश के संस्थापक थे, कौन थे? तो गोपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला का स्थापना की थी धर्मपाल ने। 770 से 810 के तक ये शासक रहा था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के वंश के शासक ने किया था। किस वंश के शासक ने? तो ये पाल वंश के शासक थे। आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था? तो आधुनिक बिहार के भागलपुर जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। नालंदा महाबिहार को आर्थिक अनुदान देने वाला शासक कौन था? तो हर्षवर्धन, धर्मपाल और देवपाल ने दिया था। मुंगेर बिहार को अपनी राजधानी बनाने वाला पाल शासक कौन था? तो ये पाल शासक था देवपाल। पाल शासकों द्वारा बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय को विशेष प्रोत्साहन दिया गया था? तो महायान संप्रदाय को। महायान। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? तो ये शासक था देवपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? तो ये धर्मपाल था। किस शासक ने ओदंतपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? तो ये गोपाल ने करवाया था। किस काल में कांसे की मूर्ति के निर्माण की एक उन्नत शैली का विकास बिहार में हुआ था? तो ये युग था पालों का युग था। बिहार पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्ति के निर्माण की इस शैली में निर्णायक देन किसी की थी? तो धीमन और विठपाल की देन थी। कांस्य की मूर्ति के निर्माण में धीमन और विठपाल। पालकालीन कांस्य मूर्ति कलाकार धीमन एवं विठपाल कहाँ के निवासी थे? ये नालंदा के निवासी थे। पालकालीन कांस्य प्रतिमाएं सांचे में ढली है, इसका साक्ष्य मिलता है नालंदा और कुकरिहार गया से। पालकालीन मूर्ति कलाकार धीमन और विठपाल समकालीन थे किसके? धर्मपाल और देवपाल के समकालीन थे। चित्रित पांडुलिपि, अष्टसहस्रिक और प्रज्ञापरामित और पंचरक्ष किस युग के हैं? तो ये सभी पाल युग के हैं। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ है? ये नालंदा से प्राप्त हुआ है। पाल शासक अपना आदेश प्रसारित करते थे तो पाटलिपुत्र से प्रसारित करते थे। पाल काल में श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था किसको? तो मगध को कहा जाता था। श्रीनगर भुक्ति कहा जाता था मगध को। संभवतः अंग पुंडवर्धन भुक्ति थे। देवपाल की अनुमति से सुमात्रा के राजा बलदेव पुत्र ने कहाँ विदेशी विद्यार्थियों के लिए छात्रावास का निर्माण करवाया था? तो नालंदा में छात्रावास का निर्माण करवाया था। मिथिला के कर्नाट शासक हैं अब। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का उदय 1097 से 98 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये रामपाल का शासनकाल में हुआ था। मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक कौन थे? तो नान्यदेव। मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी? तो ये थी सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये हरि सिंह थे। कवि विद्यापति जो नाम सुनते हैं वो हरि सिंह के दरबार में थे। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत हुआ था तो 1378 ईस्वी के आसपास। बिहार में किसके समय पंजी प्रबंधन का विकास हुआ था? तो ये कर्नाट शासकों का ही था पंजी प्रबंधन। पंजीकृत किया गया था लोगों को, उनके मूल निवास और उनका जो ग्राम है, उनका जो गोत्र है, इस आधार पर पंजीकरण किया गया था मिथिलांचल के क्षेत्रों में। तिब्बती इतिहासकार धर्म स्वामी तिरहुत आया था कब? तो ये 1234 ईस्वी में आए थे। बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कर्नाट राज्य पर किसका शासन था? तो ये था नरसिंह देव का। तुर्क सेनापति तुगन द्वारा मिथिला पर आक्रमण की चर्चा करने वाले विदेशी यात्री कौन हैं? तो ये विदेशी यात्री कौन है? तो धर्म स्वामिनी हैं और मुल्ला तकिया हैं। इन दोनों ने ही चर्चा की है इसकी।
तुगन के अभियान के समय कर्नाटक राज्य का शासक कौन था? तो उस समय शासक थे राम सिंह देव। कर्नाटक शासकों में कौन एक महान समाज सुधारक भी था? तो ये हरिसिंह देव ही थे। पंजी प्रबंधन मिथिला क्षेत्र में किसके शासनकाल में मुख्य रूप से विकसित हुआ था? तो ये हरिसिंह देव ही थे। पंजी प्रबंधन मध्यकालीन बिहार है तो 15 मिनट का ही रखते हैं, इसमें आपका एंशिएंट खत्म हो गया। अगले 15-20 मिनटों में अगला वीडियो में मध्यकालीन बिहार भी ख़त्म कर दूंगा, जिससे बहुत सारे 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इस 15 से 20 मिनट में मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।